अगर भाई वीरेंद्र की अब दिन भर की बातें रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी हजारों क्लिपें प्रतिदिन आया करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि सारी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम उस गठबंधन में हैं जहां आपराधिक मामले इस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं। इन लोगों में इतनी सामंती मानसिकता कूट कूट कर भरी है। शांत किशोर वैसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बिखरे हुए जो कंकड़ हैं, जो वही तांडव देखने को मिलेगा जनता को। तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन आप नहीं करने देंगे, आप जिस वोटर लिस्ट फूंक देंगे, सदन नहीं चलने देंगे, तो इससे किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा। बिहार के मौसम में भले ही ठंडक हो, लेकिन बिहार की राजनीति आजकल कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई है। चुनावी साल है और पॉलिटिकल पार्टियां जो है तैयारियों में है, लेकिन तरह तरह के बयान और ऑडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश तिवारी हैं और ब्रह्मपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम अहम मुद्दों को लेकर। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक करेक्शन कर दूं कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का कोषाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ। जहां तक ये जो राजनीतिक जो बयान हो रहे हैं, चूंकि चुनाव है तो बयान तो ये सामान्य ही है, बयान में कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये जो सामान्य बयान है मीडिया इसको थोड़ा ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि चुनाव है तो बयानों के जो इंक्लिनेशन है वो चुनाव से जोड़कर देखे जाते हैं कि इस बयान का क्या तात्पर्य है, ये गठबंधन कहाँ जा रहा है। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है सामान्य परिवेश में। लेकिन आप भाई वीरेंद्र और प्रधान सचिव जो हैं, पंचायत सचिव हैं, उनके ऑडियो क्लिप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है आजकल, सोशल मीडिया पे यही ऑडियो क्लिप वायरल ज्यादा हो रहा है। देखिए, ये तो ऑडियो क्लिप एक रिकॉर्ड हो गई तो वायरल हो गई है, और अगर भाई वीरेंद्र की अब दिन भर की बातें रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी हजारों क्लिपें प्रतिदिन आया करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि सारी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। जो कार्यकलाप है, भाई वीरेंद्र भी उसी राजनैतिक युग के नेता हैं जो 90 से 2005 का दौर रहा है, जिसमें बिहार में इस तरह से ही सरकारें चला करती थी कि राजनैतिक कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री फोन किया करते थे, सरकारी अधिकारियों को उनकी हनक होती थी, धमकाते थे, डराते थे। फोन जाने पर अधिकारी भी चिंतित हो जाते थे और उसी हनक के साथ उनको रिस्पॉन्स मिलता था, अपने जायज नाजायज कार्य कराते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो डरता नहीं है। दूसरी एक आप बात देखिए कि इन लोगों में इतनी सामंती मानसिकता कूट कूट कर भरी है कि एक सरकारी कर्मचारी ने जिसने उनको पहचाना नहीं, वो ठीक से बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजें अत्यंत निंदनीय है। जो विधायिका जो हमारी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विधायिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो विधायक हैं, अनेकों बार से जीत रहे हैं, और इस तरह से वो सरकारी कर्मचारियों को धमकाएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि आम जनता से उनका कैसा व्यवहार रहता होगा। अगर उनके कोई अनैतिक कार्यों का विरोध करे तो क्या वो रह पाएगा उस क्षेत्र में, इसकी आप कल्पना करें। विपक्ष लगातार ये आप कहते रहिए कि 20 साल का कब तक सत्ता पक्ष हवाला देते रहेंगे, बार बार उसी 20 साल को दोहराते हैं। अब नया चेहरा है और नए तरीके से काम होगा तो 20 साल का हवाला देना बंद कर दें। देखिए, चेहरा नया जरूर है, लेकिन उस चेहरे की परवरिश उसी 90 से 2005 के कार्यकाल में हुई है। वो वही लोग जो सत्ता का खेल खेला करते थे, अपराधियों का, अपहरण का, किडनैपिंग का, वसूली का, उन्हीं के संरक्षण में हमारे जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं उनका लालन पालन हुआ है। तो उनके मन में भी वही, आप गाहे बगाहे देखिए ना, मीडिया क्लिप्स आ जाती हैं आरजेडी के जो पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबकी भूरा बाल साफ करो जैसी बातें, या आने दो फिर से सत्ता में 90 वाला याद दिला देंगे। तो आप सोच रहे हैं ना, जनता भी समझ रही है कि भाई अभी ये भले 20 साल से सत्ता से बाहर हैं तो थोड़े शांत और शालीन हो गए हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा सत्ता में आएंगे तो वही तांडव देखने को मिलेगा जनता को। इसीलिए हम लोग तो कम कह रहे हैं, जनता ज्यादा कह रही है, जनता ज्यादा सशंकित है, और इन्हें दोबारा 90 का वो दौर वापस लाने नहीं देगी जनता। आपराधिक मामले तो सच में लेकिन बढ़ रहे हैं इस शासनकाल में, अब आप भी देख पा रहे होंगे, और उस पे चिराग पासवान भी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान कहा है कि हम उस गठबंधन में हैं जहां आपराधिक मामले इस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, आप अगर विश्लेषण करें घटनाओं का, एक एक घटना को, तो मैं देखूंगा कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हत्या, बलात्कार या लूट, कोई भी एक कानून व्यवस्था की जो गंभीर चुनौती जिसे कहते हैं वैसी घटना नहीं थी।
आपसी डिस्प्यूट के झगड़े थे, गैंगवार के झगड़े थे, या इस तरह की घटनाएं थी जिन्हें पुलिस प्रशासन रोक नहीं सकता है। ऐसी अगर घटनाएं, किसी दो व्यक्ति में झगड़ा है, घर में वो बैठे हैं, किसी की मारपीट में हत्या हो जाती है, या कोई गैंगस्टर है किसी अपने राइवल गैंग की हत्या कर देता है, तो इसको पकड़ पाना, रोक पाना संभव नहीं। लेकिन आप ये देखिए पुलिस की तत्परता और बिहार पुलिस की कार्य क्षमता की, जितने भी कांड हुए जिसमें बहुत ही कम सबूत थे, बहुत कम साक्ष्य थे, फिर भी पुलिस ने घटना का उद्भेदन 2 से 3 दिनों में किया। सारे अपराधी पकड़े गए, उनको कानून के दायरे में लाया गया। पुलिस अभी इतने अच्छे से कार्य कर रही है कि इस पिछले साल और उसके पिछले साल और इस साल आपराधिक मामलों में न्याय दिलाने की, सजा दिलाने की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। तो पुलिस प्रशासन का यही काम है कि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो, किसी को अगर कोई धमकी, आप देखिए कि धमकी के मामले में यहाँ के विधायक भी जेल गए हैं। ये बिहार पुलिस की कार्य क्षमता का ही तो परिचायक है। और कोई भी सामान्य जन प्रताड़ित नहीं हो। बाकी जो छोटी मोटी आइसोलेटेड अपराध की घटनाएं होती हैं उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, उन्हें न्याय के और कानून के दायरे में लाया जा रहा है। तो बिहार की पुलिस भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र है। आप मीडिया के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप ये कुछ आइसोलेटेड अपराध की घटनाओं को दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, जब उस घटना का उद्भेदन हो जाता है तो उसमें आप पुलिस का पक्ष भी दिखाइए कि भाई बिहार पुलिस ने इतना अच्छा कार्य किया और इस घटना का जो अपराधी लिप्त थे उनको न्याय के दायरे में लाया गया और जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाया गया। तब होगा कि कानून व्यवस्था का अच्छा स्वरूप भी देखने को मिलेगा। चूंकि मीडिया थोड़ा सा एक तरफा रिपोर्टिंग कर देती है, इसके चलते नेताओं में भी थोड़ा सा उबाल आ जाता है और इस तरह के बयान आते हैं और इससे फिर मीडिया को बाइट मिल जाती है और मुद्दा मिल जाता है। लेकिन मैं मानूंगा कि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं जनता को सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अहम सवाल रहेगा कि विधानसभा सत्र से पहले, मतलब कि विधानसभा जो सत्र हुआ ये चुनाव से पहले आखिरी सत्र था। चर्चाएं ये थी कि कुछ अहम मुद्दे पे बातें भी होंगी, लेकिन पूरा सदन का जो सत्र है हंगामे में ही चला गया। काले कपड़े पहन के लोग आते थे, हंगामे होते रहे और कोई भी अहम मुद्दे पे बात नहीं हुई। लेकिन वो एक लगातार एक अहम मुद्दा उठाते रहे, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ये रूटीन प्रक्रिया है, चुनाव आयोग हर कुछ दिनों पर करता है। हर चुनाव से पहले भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं और 10 साल 20 साल पर मेजर वेरिफिकेशन हुआ करता है। भाई जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, जो लोग 18 पार कर गए हैं, उनका जुड़ना और कटना नाम ये तो सतत प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट अगर 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट होगी, 10 साल पुरानी, आप लोग बोलते हैं कि इसी पर 2024 का चुनाव हुआ। क्या 2024 के चुनाव के बाद कुछ लोग नहीं मृत हुए होंगे? उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। 2024 चुनाव के बाद कुछ लोग 18 पार नहीं हुए होंगे तो वैसे लोगों का नाम जोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपना क्षेत्र चेंज भी तो किए होंगे, हो सकता है कि कोई परमानेंटली माइग्रेट होकर दूसरे राज्य में चला गया हो। तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन आप नहीं करने देंगे। आप जिस वोटर लिस्ट, आप अगर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में कोई खामी हो तो आप चुनाव आयोग से मिलिए, बताइए कि नहीं हमारे ऐसे लोगों का छूटा है या ये चीज गड़बड़ हो रही है, तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेगा। अब उसके लिए आप विधानसभा में हंगामा करके और जनता के गाढ़ी कमाई के करोड़ों अरबों रुपयों को आप फूंक देंगे, सदन नहीं चलने देंगे, तो इससे किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा। और जनता का नुकसान होगा तो जनता आपको जवाब देगी चुनाव। चुनावी तैयारी में कब से ब्रह्मपुर में आप उतर रहे हैं? सबसे बड़ा ये सवाल है। अभी तैयारी में कभी नहीं मैं उतरा हूँ। ब्रह्मपुर में मैं वर्षों से हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और जब से कार्य कर रहा हूँ यहाँ से लगातार जाता हूँ, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूँ। राजनीतिक कार्य भी होते हैं, चुनाव के वजह से नहीं राजनीतिक कार्य चल रहे हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा तब भी इसी स्पीड से चलते रहेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो पार्टी का काम है, पार्टी जिसको कहेगी वो लड़ेगा और उसका हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, अभी चुनाव से पहले 2 फ्रंट थे, एक तो एनडीए हो गए, दूसरा महागठबंधन हो गया। राइवल तो यही दुनिया में चल रहा था, लेकिन एक तीसरा फ्रंट अब निकल के सामने आ गया, प्रशांत किशोर। चर्चा प्रशांत किशोर की भी खूब हो रही है चारों तरफ। प्रशांत किशोर को कैसा राइवल आप मानते हैं? लगता है कि प्रतिद्वंदी बन के आपके सामने उभरेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार के चुनाव में। प्रशांत किशोर वैसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बिखरे हुए, जो
कंकड़ हैं, जो कि उनको पता है, उनकी रिसर्च टीम लगी हुई है कि भाई फलाने चुनाव में निर्दलीय लड़ा था, इसको 5,000 वोट आ गया, इसको 10,000 वोट आ गया। ऐसा हर चुनाव में होता है। दो मुख्य पार्टियों के अलावे एक तीसरा व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी छोटी मोटी पार्टी से होता है या निर्दलीय होता है, वो 5-10,000 20,000 वोट लाता है। कोई भी चुनाव डायरेक्ट हेड टू हेड कंटेस्ट बहुत कम, 2 से 43 सीटों का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पिछली बार भी 10 सीटें ही होंगी जिसमें डायरेक्ट हेड टू हेड कंटेस्ट था। इसके अलावा एक तीसरा पक्ष भी होता है। अब प्रशांत जी वही तीसरे पक्ष को, जो अलग अलग निर्दलीय लड़ते हैं, उनको एक साथ सम्मिलित करके अपने सिंबल पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें उनका वोट बैंक का कोई योगदान नहीं है। जो व्यक्ति निर्दलीय अपनी क्षमता से लड़ेगा, 10-5,000 जो वोट लाएगा, अंत में फाइनल जो लड़ाई है आमने सामने की, वो महागठबंधन और एनडीए की ही होगी और एनडीए की इसमें जबरदस्त जीत होगी। ये हमारी सरकार जो और नारा है कि मतलब प्रशांत किशोर को प्रतिद्वंदी आप मानते ही नहीं है? प्रशांत किशोर जी प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बाद फिर वो हो सकता है कि किसी पार्टी से जुड़ के उसका चुनाव प्रचार करें, पोल मैनेजमेंट करें, तो वो अपने फिर धंधे में लग जाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी थे। उन्होंने तमाम जो बिहार में भी मुद्दे चल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे, उस पर खुलकर अपनी बातें रखी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।